अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। अडयाला जेल में इमरान खान से कौन मुलाकात कर सकेगा और कौन नहीं, इस मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जारी तनाज़े ने आज एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। जब बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी ही पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के वन मैन इख्तियार को महदूद कर दिया है। इससे कबल सलमान अकरम राजा की इजाजत से पार्टी रहनुमाओं को इमरान खान से मुलाकात का परवाना लेना पड़ता था और उन्हीं की जानिब से इस्लामाबाद हाईकोर्ट को यह यकीन दहानी भी करवाई गई थी कि इमरान खान से मुलाकात के बाद पार्टी रहनुमा अडयाला जेल के बाहर कोई मीडिया टॉक नहीं करेंगे। इस मामले पर भी सलमान अकरम राजा को पार्टी के अंदर काफी तनकीद का सामना करना पड़ा था। गुज़िश्ता हफ्ते भी इमरान खान से मुलाकात करने और ना करने वालों के दरमियान छिड़ने वाली जंग में सलमान अकरम राजा उस कैंप के साथ खड़े दिखे जिसकी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई गई थी और सलमान अकरम राजा ने अपनी जारहाना गुफ्तगू से पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर समेत दीगर रहनुमाओं को टारगेट किया, जिसका जवाब भी भरपूर जारियत की सूरत में ही दिया गया था। और अब तहरीक इंसाफ ने इस तनाज़े को एड्रेस कर लिया है, जिसके बाद इमरान खान से मुलाकातों के लिए सिर्फ सलमान अकरम राजा की इजाजत दरकार नहीं होगी, बल्कि पार्टी की 5 रुकनी कमेटी मुलाकातियों की फहरिस्त तरतीब देगी। गुज़िश्ता रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसके एलामिया के मुताबिक इजलास में मुतफ़िक़ा तौर पर यह फैसला किया गया है कि इमरान खान से मुलाकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी जाएगी। ये कमेटी हर मंगल और जुमेरात के रोज इमरान खान से मुलाकात करने वालों के नामों की फहरिस्त मुरतब करेगी। जहां तक मुमकिन हुआ एक मीटिंग में अगली मीटिंग की फहरिस्त की मंजूरी इमरान खान से ली जाएगी। यह फहरिस्त इमरान खान के नामजद करदा 3 फोकल पर्सन्स गौहर अली खान, सलमान अकरम राजा और इंतजार पंजोथा में से किसी एक के जरिए जेल हुक्काम को अरसाल की जाएगी। यह तरीका इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक है। सियासी कमेटी के एलामिया में वाज़ेह किया गया है कि फहरिस्त के अलावा कोई भी फर्द इमरान खान से मुलाकात नहीं करेगा और ऐसा करने वाला पार्टी डिसिप्लिन और मुकर्रर करदा कायदे का मुनहरिफ तसव्वुर होगा। फहरिस्त में दिए गए अफराद में से किसी फर्द को इंतजामिया की जानिब से रोके जाने की सूरत में बाकी अफराद इमरान खान से ज़ेर एहतजाज मुलाकात कर सकते हैं। ऐसी सूरत में जेल हुक्काम के खिलाफ फौरी तौर पर तौहीन अदालत की पटिशन दायर की जाएगी। एलामिया में यह भी वाज़ेह किया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती ओहदेदारों को इस हवाले से इस्तिस्ना हासिल होगा और वो किसी भी दिन और किसी भी वक्त इमरान खान से मुलाकात के लिए आज़ाद होंगे और इसके लिए 5 रुकनी कमेटी की फहरिस्त की पाबंदी लाजिम नहीं होगी। इस तनाज़े के अलावा तहरीक इंसाफ की सफ़ों में मुक़तदरा से मुज़ाकरात से मुतल्लिक भी तकसीम दिखाई दे रही है। आज़म सवाती की जानिब से शुरू किए जाने वाले मिशन पर पार्टी गुमगु की कैफियत में मुब्तला है। कोई रहनुमा इन कोशिशों को पार्टी और बानी की मंशा से किए जाने का लाइसेंस देता है तो कोई इनको आज़म सवाती की ज़ाती कोशिशें गर्दानता है। दूसरी जानिब सियासी एतबार से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। जब ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक का सवाल बदस्तूर बरकरार है। तहरीक इंसाफ इस मुतालिक यकसू तो है, ताहम ताहाल कोई प्लान ऑफ एक्शन सामने नहीं आ सका। अलबत्ता आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने कुछ खदोखाल जरूर वाज़ेह किए हैं, जिनके बकौल आइंदा हफ्ते से खैबर पख्तूनख्वा के रास्तों को ब्लॉक करने के ऑप्शन पर अमल किया जा सकता है। एक इख्तियार मेरे पास से अपनी क़यादत के मशवरे से मैं करूंगा। इंशाअल्लाह ताला इसी महीने हम टीपी में जितनी भी रास्ते हैं, चाहे गिलगित बल्तिस्तान जाए, चाहे अफगानिस्तान जाए, चाहे पंजाब जाए, चाहे बलूचिस्तान जाए, जहां से जाए उसकी निशानदेही करे। रीजन तंजीम की जिम्मेदारी होगी, डिस्ट्रिक्ट तंजीम की जिम्मेदारी होगी। धरना कहाँ रखना है, रोड बंद होगा, कोई नहीं जाएगा न आएगा, आप यहां से फैसला कर ले। अहम बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फिलहाल मरकज या पंजाब में किसी किस्म की तहरीक शुरू किए जाने के हवाले से कोई भी तैयारी नजर नहीं आ रही। बिलखुसूस मौलाना फजलुर रहमान का अपोजिशन अलायंस का हिस्सा बनना भी महाल ही दिखता है और हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट से कुर्बत की कोशिशों ने इस इत्तेहाद के इम्कान को मजीद मादूम कर दिया है। इसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर उम्मीद है और आइंदा 2 दिनों के इंतजार में है, जिसके मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने अप्रैल के वस्त तक का वक्त मांगा था और अगर वो साथ ना भी हुए तब भी तहरीक चल पड़ेगी। हमें 15 तारीख तक टाइम लिया था जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। उनके कुछ क्वेरीज थी, उनको एड्रेस करने के लिए उन्होंने कहा था उन्होंने इंटरनल शूरा की मीटिंग कॉल करनी है, डिस्कशंस करनी है। तो 15 तारीख तक हमने उनको वक्त दिया हुआ है, उसके बाद हम फैसले करेंगे। होपफुली इसी महीने के अंदर अंदर ये तमाम फैसले हो जाएंगे। 15 तारीख का इंतजार कर लीजिए, उसके बाद जो होगा वो आएंगे। 100 बिस्मिल्लाह नहीं आएंगे तो फिर हम अपने जो प्लान है वो उसको उनके बगैर अनाउंस करेंगे उसका। इसके अलावा हाल ही में माइंस एंड मिनरल्स बिल से मुतालिक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 ग्रुपों में तकसीम दिखाई दी। जब इमरान खान की बहनों ने इस बिल की मुखालिफत, जबकि वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने इस बिल की हिमायत में मौक़िफ़ दिया, जिसके बाद
पार्टी की सियासी कमेटी से इस बिल की मंजूरी को इमरान खान के मौक़िफ़ से मशरूत कर दिया गया। और अब खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल्स एक्ट की मंजूरी के मामले पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान से बाज़ाब्ता मुशावरत का फैसला किया है। वज़ीर आला के तर्जुमान के मुताबिक अली अमीन गंडापुर कल इमरान खान से मुलाकात के लिए डयाला जेल जाएंगे और उनसे माइंस एंड मिनरल्स बिल पर हतमी राय लेंगे। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर की जानिब से पार्टी के अंदरूनी मामलात पर भी बातचीत का इम्कान है। इन तमाम मामलात पर मजीद बात करेंगे। प्राइम में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने। बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब, आपने ज्वाइन किया प्राइम में। सर ये बताएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी ने आज फैसला किया, सियासी कमेटी ने, कि अब जो आपके पास इख्तियार था पहले खान साहब से मुलाकात के हवाले से, अब वो एक 5 रुकनी कमेटी को दे दिया गया है। तो क्या ये आपके इख्तियारात कम करने की एक कोशिश है या क्या है ये? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे जो रफ़का हैं उनमें सैकड़ों ख्वाहिशमंद होते हैं हर हफ्ते कि उनका नाम आगे किया जाए। तो इस 5 रुकनी कमेटी का काम ये होगा कि जो ख्वाहिशमंद हैं, जो समझते हैं कि उनकी मुलाकात होनी चाहिए, उनसे ये नाम वसूल करेंगे और वो नाम फिर हम खान साहब के सामने रखेंगे और जो खान साहब फैसला करेंगे उसके मुताबिक लिस्ट में बनाकर आगे भेजूंगा। पहले भी यही था अमल। पहले जरा ये इनफॉर्मल था कि नाम हमें आगे पीछे से आते थे। अब हम एक कमेटी बना देंगे जो दोस्तों से नाम वसूल करेगी और फिर वो लिस्ट जो है वो जिस तरह पहले मैं भेज रहा था उसी तरह ये भेजी जाएगी। लेकिन ज़ाहिर आप तो सिर्फ आप नहीं भेजेंगे, वो 3 फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिए गए हैं, 5 रुकनी कमेटी बन गई है। पहले ही आपके पास क्या था और आपने ही आज से 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि मैंने इस मामले को अब ठीक कर दिया है, मुलाकातों के मामले को। पहले बड़ी गड़बड़ थी, इसमें बड़ी खराबी थी, तो अब तो दोबारा से आपसे इख्तियार जो है वो लेके 5 रुकनी कमेटी को नहीं, ऐसे नहीं हुआ। ये पहले भी 3 ही लोग थे, मैं, गौहर खान और इंतजार पंजोता, 3 फोकल पर्सन थे और इन 3 फोकल पर्सन ने इकट्ठे या इनमें से किसी एक ने नाम आगे भेजने होते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई फर्द वाहिद अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नाम भेजे, मैं फैसला करूं इसने जाना है उसने नहीं जाना। हम ये काम मुशावरत ही से करते थे और अब भी मुशावरत के लिए हमने एक 5 रुकनी कमेटी बनाई है जो नाम वसूल करेगी और हम उसी तरह से वो नाम आगे भेजेंगे जैसे पहले होता था। ये जो पिछले हफ्ते जो कुछ हुआ था मुलाकातों के मामले पर, जिसमें आपने बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, बैरिस्टर गौहर साहब ने भी उस पर इनडायरेक्टली रिएक्ट भी किया था कि पार्टी चेयरमैन मैं हूँ, मुझे कौन कह सकता है फैसलों के हवाले से। तो क्या ये उस तनाजुर में ये फैसला हुआ या क्या था ये? देखिए, उस तनाजुर में जो बड़ा फैसला हुआ है वो ये हुआ है कि लिस्ट में जिसका नाम नहीं होगा वो नहीं जा सकता। बाज़ लोगों ने ये कहने की कोशिश की थी कि उन पे लिस्ट का कोई असर नहीं है, वो लिस्ट में ना भी उनका नाम हो तो वो जा सकते हैं। असल फैसला ये है, हर एक को अब मुतनब्बे कर दिया गया है कि जो लिस्ट से अलावा अंदर जाएगा, किसी और जरिए से अपना नाम डलवाएगा तो उसको मुनहरिफ समझा जाएगा। असल फैसला ये है। और इसमें जिक्र किया गया है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के ऐन मुताबिक है। जी। तो ये जो फैसला हुआ था, सियासी कमेटी की प्रेस रिलीज आई थी जिसमें यह फैसला हुआ था कि अब कोई भी रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा, बल्कि वो पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात को जो है वो डिटेल्स भेजेगा, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करेंगे हाँ सबसे जो भी बातचीत होगी। तो वो फैसला भी क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के ऐन मुताबिक था या उसी के नहीं, ये फैसला इमरान खान साहब ने खुद किया है। जो मंगल के दिन मीटिंग हुई जिसमें जो नाम दिए गए थे, 6 नाम, उसमें से सिर्फ 1 को जाने दिया गया और 5 नाम अपनी मर्जी से इंतजामिया ने डाले। तो वो बात तो अब खत्म हो गई कि मर्जी वाले नाम नहीं अंदर जा सकेंगे। जो तनाज़ा पैदा हुआ था वो इसी बुनियाद पे हुआ था कि जो 5 नाम अंदर गए, एक उस नाम के अलावा जो मेरी लिस्ट में था, वो नाम अब नहीं जा सकेंगे। लेकिन उस मीटिंग में खान साहब ने ये कहा कि आइंदा आप लोग बाहर जाके गुफ्तगू ना किया कीजिए, जो भी बात है वो बता दीजिए इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को हमारी, वो उसको आगे देंगे। ये खान साहब का फैसला। लेकिन चूंकि आपकी जो अंडरटेकिंग थी वो भी तो इसी हवाले से थी जिसमें फैसला हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि वहाँ कोई मीडिया टॉक नहीं करेगा, तो ये उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है क्या? नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। ये खान साहब का अपना फैसला है ताकि कोई गलतफहमी पैदा ना हो। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बातें की, ये तो खान साहब का अपना है। मेरी जो अंडरटेकिंग थी वो सिर्फ अडयाला जेल के बाहर के हवाले से थी कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर ना हो। कहा यह गया था कि अगर सियासी लोग अंदर जाएंगे और बाहर आके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो इश्तिहाल पैदा हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर हो सकता है। तो खुद जज साहब ने कहा कि आप थोड़ा आगे जाके बात कर लीजिएगा, गेट पे बात करने की क्या जरूरत है। उसको कुछ हमारे दोस्तों ने गलत रंग देने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल खान साहब ने अब उस बात की और वजाहत कर दी है, उसको और आगे एक तरह से मजबूत कर दिया है कि कोई भी बात ना करे। इंफॉर्मेशन विंग को, हमारे सेक्रेटरी इत्तलात को बात बताई जाए,
स्पोक्स पर्सन तो पहले ही उन्होंने मुकर्रर कर दिए थे, न्याजुल्लाह न्याजी, कि सिर्फ वो मेरा पैगाम देंगे, बाकी सबको अब कह दिया है कि वो बात नहीं करेंगे। वो सेक्रेटरी साहब जो हमारे हैं, वकास शेख साहब, वो और उनके जरिए बात आगे पहुंचेगी। सियासी कमेटी के इजलास में कल और क्या फैसले हुए हैं? कल बता रहे थे रऊफ हसन साहब हमारे प्रोग्राम में ही कि एस्टेब्लिशमेंट से जो बातचीत की जो कोशिशें पार्टी के कुछ लोग कर रहे हैं, उस हवाले से भी पॉलिसी वजह की जाएगी सियासी कमेटी के इजलास में। क्या उस हवाले से कोई फैसला हुआ, कोई पॉलिसी बनी है कि क्या होगा? चूंकि कल तक तो आपने डिसऑन किया था आजम सवाती की तरफ से जो कोशिशें हो रही है। यही कहा, देखिए आजम सवाती साहब अपने तौर पे कोई कोशिश अगर कर रहे हैं तो वो करते रहें, ये पार्टी का कोई अमल नहीं है, ये उनकी अपनी कोशिश है। तो यही बात उन्होंने बताया कि वो क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहती हैं। तफसील में तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन पार्टी जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे ये नहीं कर रही, ये उनका अपना अमल है, अपनी कोशिश है। अपना अमल, अपनी कोशिश है, लेकिन क्या पार्टी पॉलिसी क्या है? पार्टी से बैक कर रही है या नहीं कर रही है? आपने कहा कि उनका अपना इंफरादी ये कोशिश है, लेकिन पार्टी की अपनी पॉलिसी क्या है इस पे? पार्टी और इमरान खान साहब ने हमेशा ये कहा है कि हम आइन की बहाली के लिए, जमहूरियत की बहाली के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए बिल्कुल बात करना चाहते हैं और बात करेंगे। इसके अलावा हमने कोई चोर दरवाजा नहीं ढूंढना, कोई डील नहीं करनी। हम यही चाहते हैं कि जो ताकतें इस रास्ते में हायल हैं, जमहूरियत के रास्ते में, आइन और कानून के रास्ते में, वो हटे और आइन कानून की बालादस्ती होने दें। तो फिर आजम सवाती साहब भी तो शायद इन्हीं चीजों पे बात करना चाह रहे थे, फिर उन्हें पार्टी क्यों जो है वो बैक नहीं कर रही? क्या वजह उसकी? नहीं, देखिए ये पार्टी का बाज़ाब्ता अमल तो नहीं है ना, उनको रोक भी नहीं रहा कोई। वो अगर कर सकती है बात तो कर ले। अच्छा सर, इस पे इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के हवाले से JUI बड़ी अनकंफर्टेबल है। उन्होंने अपने जो है ये इस पे डिस्प्लेयर अपना उसका इजहार किया है। कहते हैं एक तरफ आप हमें एंगेज कर रहे हैं, लेकिन साथ आप वहाँ मुज़ाकरात बाजी की कोशिशें भी कर रहे हैं, तो इस पे वो बड़े जो है वो पिस्ड ऑफ हैं। नहीं, उन्होंने हमसे बात नहीं की, उनसे एक आध दिन में बात हो जाएगी, तो बात वाज़ेह हो जाएगी कि हम वही बात कर रहे हैं जो किसी भी सियासी तहरीक का मकसद होना चाहिए। हर सियासी तहरीक के बाद बिलाखिर तो यही मकसद है ना कि आइन और कानून और जमहूरियत की बालादस्ती हो। तो इससे ज्यादा तो कुछ बात हम नहीं कर रहे। तो इसमें इंशाल्लाह अगर कोई गलत फहमी है तो वो दूर हो जाएगी। तो जो कोशिशें हो रही हैं एस्टेब्लिशमेंट से एंगेजमेंट की, क्या उन पे कोई वहां से भी ग्रीन सिग्नल आया है कोई? देखिए, मैंने जैसा कि कहा कि हम बाज़ाब्ता तौर पे बतौर पार्टी ऐसा कुछ नहीं कर रहे। अगर किसी शख्स की कोई बात होती है, वो हमारे सामने रखते हैं, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये बातें हम मीडिया में तो इस तरह से नहीं करेंगे ना। ये पार्टी का एक अंदरूनी मामला है और हम मुल्क की फलाह के लिए, जमहूरियत और आइन की फलाह के लिए काम करेंगे और इसमें कोई ऐसा गलत काम नहीं होगा। और जब ये बात अगर किसी जगह पहुंचती है, अवाम को उनका मैंडेट वापस मिलता है, साथियों को उनकी आवाज वापस मिलती है, जो खतरा आपके सर पे मंडरा रहा है, उस खतरे को हमने खत्म करना है। और ये इस मुल्क में हमने ये साबित करना है कि ये मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ आज़ादी इजहार है, सहाफ़ी अपनी बात कर सकते हैं, वकील अपनी बात कर सकते हैं, अदालतें आज़ाद हैं। हम इसके लिए काम कर रहे हैं। तो इसमें ना हमें कोई शर्म है, ना छुप के कुछ करना है। जब मौका होगा तो हम अलग ऐलान बात करेंगे। अच्छा सर, इस सिलसिले में एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के लिए एक अच्छा माहौल बनाने के लिए खबर आज ये आई है सामने कि तहरीक इंसाफ अपनी सियासी और कोर कमेटी के अंदर भी कुछ जो है वहाँ पे कुछ छांटी के हवाले से सोच रही है कि कुछ बंदों को निकाला जाए जो कि वहाँ से दूसरी साइड के लिए जो है वो एक जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो अच्छी सूरत हाल पैदा नहीं कर रहे। तो जिसमें शहबाज गिल हो गए, कुछ ऐसे लोग हो गए जिन्हें कोर कमेटी से, सियासी कमेटी से निकालने के बारे से बातचीत हो रही है। ऐसा है कुछ कंसिडरेशन ऐसी कोई? देखिए, चमगोइयाँ हैं, मैं अंदर की किसी बात के हवाले से कोई कमेंट नहीं करूँगा। बहुत सी चमगोइयाँ हैं जो बाहर हो रही हैं, लेकिन मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। अच्छा सर, ये बताएं कि एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई थी जुमे के रोज़, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वोट किया गया था पहली मरतबा एक किसी मामले के ऊपर। नून लीग और तहरीक इंसाफ एक पेज पर नजर आई थी, वो थी अली बाकर नजफी साहब की एलिवेशन का मामला था हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर। तो उसमें जो वोट दिया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, क्या कंसिडरेशंस थी ये वोट देने के फैसले के पीछे? देखिए, ये जो दो हमारे मेंबरान हैं जुडिशल कमीशन के, उनसे ये सवाल किया गया है। ये उन्होंने वहाँ पे एक फैसला किया। इसमें कोई बड़ी कंसल्टेशन कह लें पार्टी के अंदर नहीं हुई। और उन्होंने जो फैसला किया, उनसे पूछा है मैंने कि वो इसकी वजह बताएं। इस वक्त मेरे सामने वो वजह नहीं आई। अच्छा, अभी तक वहाँ से वजाहत नहीं आ सकी, और ये पार्टी का अभी तक इसको जो है वो इस पर क्लैरिफिकेशन नहीं है, पार्टी के अंदर वो वजाहत नहीं है कि ये क्या इसके पीछे थी वजह या क्या इसके पीछे अवामिल थे कि ये वोट दिया गया।
ये जो हमारे मेंबरान हैं उन्होंने ये वोट किया वहाँ पे, और ये मैं अर्ज कर रहा हूँ कि पार्टी के अंदर कोई इस पे बड़ी बहस नहीं हुई थी, कोई कंसल्टेशन नहीं हुई। तो इस फैसले के बाद भी सियासी कमेटी के इजलास में इस पे कोई बातचीत नहीं हुई, चूंकि कुछ लोग जो है तनकीद कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के ऊपर कि ये फैसला कैसे कर लिया तहरीक इंसाफ ने। मैंने अर्ज किया कि ये सवाल उठा है, जवाब का मुझे इंतजार है। तो ये अभी तक इंतजार नहीं आया, और आपने बाज़ाब्ता उनसे कोई वजाहत मांगी है या वर्बली, क्योंकि आप सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के ना साहब? वजाहत मांग ली वजाहत, तो ये कोई जो तरीका होता है बात करने का उसी तरीके को अपनाए। सही है। अच्छा सर, ये बताएं कि 18 तारीख को होने जा रहा है एक अहम इजलास जुडिशल कमीशन का, जिसमें हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस के हवाले से फैसला होना है, उनकी मुस्तकिली के हवाले से। तो क्या जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डोगर साहब हैं उनके साथ जो उन्होंने फैसला भी दिया था हादसा से मुलाकातों के हवाले से, बाकी चीज़ें भी हैं, तो क्या उनकी मुस्तकिली के हवाले से भी अगर मामला आता है तो तहरीक इंसाफ की क्या पॉलिसी होगी? वोट देंगे, नहीं देंगे, कुछ पे कोई डिस्कशन हुई है? देखिए, ये कबल अज़ वक्त है कहना, अभी पार्टी के अंदर मशावरत नहीं हुई। मशावरत कामल अगले चंद दिनों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। रूल आउट तो नहीं करेंगे आप उनको वोट नहीं देंगे? चलिए हम देखिए, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। हमारा मौक़िफ़ इस हवाले से वाज़ेह है। हम 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ खड़े हैं, उसके नतीजे में होने वाले जो आमाल हैं उनके खिलाफ खड़े हैं, तो वो हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है और उससे हम नहीं हटेंगे। अच्छा सर, ये बताएं कि माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से भी जो है पार्टी के अंदर दो मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं, तो क्या इस पे होना चाहिए? आपकी क्या राय है बतौर सेक्रेटरी जनरल के? वोट करना चाहिए चूंकि ये एक अहम मामला है, कौमी मामला है? नहीं, देखिए, इसमें किसी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। पार्टी के अंदर बिल्कुल मैं समझता हूँ दो राय नहीं है। राय यही है कि इमरान खान साहब की रिहाई के बाद इस मामले को देखेंगे। हम नहीं समझते कि मुल्क इस वक्त किसी नॉर्मल सूरत हाल से गुजर रहा है। ये एक आर्जी और मसनूई लम्हा है हमारी तारीख का। खान साहब जब जेल से बाहर आएंगे और मुल्क में जब एक निज़ाम कायम हो जाएगा जो आईनी और कानूनी है, तब बड़े फैसले किए जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी नौयत का फैसला है। कानून बहरहाल एक मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा में 2017 का, उसके तहत काम हो रहा है और किसी बड़ी तब्दीली की इस वक्त जरूरत नहीं है। जैसा सर, ये बताएं कि जब आपकी हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उस वक्त की अपोजिशन ने जो आपके इत्तेहादी थे जिनमें MQM थी, बाप पार्टी थी, उन्हें इंगेज कर लिया था, उन्हें तोड़ लिया गया था। दो पार्टी के अंदर से भी कुछ लोगों को जो है वो तोड़ा गया था। तो आप जो है इस वक्त अपोजिशन में हैं और पीपल्स पार्टी जो गवर्नमेंट की सबसे अहम तरीन इत्तेहादी है, वो बड़ी नालाह है गवर्नमेंट से। वो नहरों के मामले पर रोजाना बड़े तल्ख बयान देते हैं, हुकूमत छोड़ने की धमकियां दे रहे हैं। तो क्या तरीके साफ इंगेज करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस मामले के ऊपर? देखिए, हमारा एक उसूली मौक़िफ़ है। इस वक्त तक तो पीपल्स पार्टी का जो किरदार रहा है वो कोई आइन, कानून, जमहूरियत के हक में नहीं रहा। कल को अगर वो उनका रवैया तब्दील होता है और वो कानून, आइन, जमहूरियत की बात करते हैं, खुलूस दिल से करते हैं और आइंदा तायब होते हैं अपने माजी के रवैयों से, हम सब आगे बढ़ते हैं, सब में इर्तिका का अमल जो है जारी रहता है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन सियासत में किसी चीज़ को हतमी तौर पे तो रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन इस वक्त वो मैं समझता हूँ अभी हम वहाँ नहीं पहुंचे। नहरों का मामला हमने उठाया सिंध के अपने दौरे के दौरान, हमने आवाज़ बुलंद की। वहाँ की जो छोटी जमातें थी या जो नेशनलिस्ट पार्टीज जिनको कहते हैं वो बात कर रही थी, लेकिन कौमी सतह पे ये मामला PTI ने उठाया। उसके रद्द अमल के तौर पे पीपल्स पार्टी की जानिब से अब बात हो रही है नहरों के हवाले से, और ये कहा जा रहा है कि वो नहरों को नहीं मानेंगे। लेकिन ये एक इशू है। इससे आगे बढ़कर अगर वो एक बड़ी बात करते हैं पाकिस्तान में जमहूरियत, आइन के हवाले से, तो फिर बात हो सकती है। लेकिन इस वक्त हमें ये नजर नहीं आ रहा। हम ये समझते हैं कि हमारा जो मौक़िफ़ था उसके रद्द अमल के तौर पे पीपल्स पार्टी कुछ बयानात दे रही है, लेकिन इनमें कितनी गहराई है, कितना खुलूस है, ये वक्त बताएगा। जी सर, एक ओवरसीज कॉन्फ्रेंस हो रही है इस्लामाबाद के अंदर, वफाकी हुकूमत करवा रही है, और इससे पहले तहरीक इंसाफ का बड़ा ही रहा है कि ओवरसीज जो है पाकिस्तानी वो तहरीक इंसाफ के साथ ही है मेजॉरिटी में। तो आप समझते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह का गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है ओवरसीज पाकिस्तानीज का, तो ये डेंट पहुंचेगा तहरीक इंसाफ की स्ट्रेंथ जो थी ओवरसीज पाकिस्तानियों के? बिल्कुल नहीं, ये बचकाना खामख्याली है। आप 10, 20, 50, 100 लोगों को बिठाकर एक कमरे में कॉन्फ्रेंस करा लेंगे और आपका ख्याल है कि जो लाखों पाकिस्तानी बाहर हैं, जो फैसला कर चुके हैं, जो जानते हैं, समझते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल किसके साथ मुंसलिक है, फलाह कहाँ से मुमकिन है, जो इमरान खान के साथ खड़े हैं, PTI के साथ खड़े हैं,
उनके जहन तब्दील हो जाएंगे चंद दिनों के एक मेले से, तो ऐसा नहीं होगा। अमेरिकी कांग्रेस का भी एक वक्त आया हुआ आजकल पाकिस्तान के दौरे पर है, क्या कोई तहरीक इंसाफ के साथ भी मुलाकात उनकी है शेड्यूल, या ऐसा कोई रब्ता हुआ, कोई बातचीत हुई? देखिए, ये मामलात चलते रहते हैं मुख्तलिफ सतहों पे, मैं ज़्यादा बात इस हवाले से भी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हम कोई लपक के मिलने को नहीं जा रहे। मुलाकात एक तरीके से एक नज़्म के तहत होती है तो हो, सही है। लेकिन हम कोई बहुत ज़्यादा इस हवाले से तगोदो नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की, जिनका कहना है कि उनका कोई इख्तियार मुलाकातों के हवाले से नहीं लिया गया, बल्कि ये अरेंजमेंट पहले से मौजूद था, बाज़ाब्ता उसे नोटिफाई किया गया है। प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और इंतहाई अहम मामले पर बात होगी, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन का बड़ा अलायंस बनेगा या नहीं? JUI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस बड़े अपोजिशन अलायंस का हिस्सा बन पाएगी या नहीं, इस हवाले से आइंदा 2 रोज बड़े अहम हैं, जब तहरीक इंसाफ के बकौल JUI ने 15 अप्रैल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने हतमी जवाब से आगाह करना है कि वो इस इत्तेहाद का हिस्सा बन रहे हैं या नहीं। JUI की जानिब से जो हालिया बयानात आए हैं JUI की क़यादत की जानिब से, उनमें तो इशारे यही मिल रहे हैं कि वो इस इत्तेहाद का हिस्सा शायद नहीं बन रहे, लेकिन हतमी फैसला क्या है JUI का, इस पे बात करेंगे JUI के सीनियर रहनुमा कमरान मुर्तज़ा से। बहुत शुक्रिया कमरान मुर्तज़ा साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सर, ये बताएगा कि आप 2 रोज रह के JUI के पास आपने तहरीक इंसाफ को फाइनल जवाब देना है कि आप उनके साथ तहरीक का हिस्सा बन रहे हैं या नहीं बन रहे। जाहिर है आखिरी घंटे पर तो जाकर नहीं बताएगी JUI, या फैसला तो आपने कर लिया होगा कि आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे, तो क्या फैसला हुआ, क्या क्या तय पाया JUI के अंदर? उनको शायद मिड ऑफ अप्रैल की समझ जो है ना, वो उन्होंने इसको मिड ऑफ अप्रैल को 15 तारीख ले लिया होगा। 15 तारीख नहीं है, मिड ऑफ अप्रैल का मतलब ये था कि मिड ऑफ अप्रैल में हम अपनी पार्टी के इदारे का इजलास बुलवाएंगे और उनसे पूछेंगे। तो वो इजलास बुलवा लिया है, वो 19 तारीख को और 20 तारीख को 2 दिन हमने लाहौर में वो इजलास रखा हुआ है। एक्सटेंड भी हो सकता है 1 दिन के लिए। 21वीं जो है ना, जो लोग आएंगे बाहर से उनके लिए ये भी जो है ना उनको कहा गया है कि ये आप ज़हन में रख के आइए कि 21 भी मुमकिन है। तो ये 2-3 दिन का जो इजलास चलना है, इसमें ये डिसाइड होगा। जो कुछ भी है वो फिर उनके पास दस्तूरी अदारा है हमारा, जो कुछ है ताकत उन्हीं के पास है। पार्टी के अंदर सर क्या चल रहा है, क्या सोच चल रही है पार्टी के अंदर, जो बज़ाहिर नजर आ रहा है, जिसका इजहार भी मुख्तलिफ लोगों की तरफ से किया जा रहा है? लग तो नहीं रहा, बड़ा मुश्किल लग रहा है कि JUI इस इत्तेहाद में जाए तहरीक इंसाफ के साथ, जो बयानात अभी तक हम सुन रहे हैं JUI के कैंप से। नहीं, JUI देखिए, हमने तो सिर्फ एक वजाहत मांगी है और वो वजाहत ये है कि आप ये बता दीजिए कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है ना वो आपके राब्ते जो है खान साहब ने कहा है इस्तवार करने के लिए या नहीं कहा, गंडापुर साहब को या सवाती साहब को या किसी और दोस्त को, वो अमेरिकन जो पाकिस्तानी आए हुए हैं, तशरीफ लाए यहाँ इधर मौजूद है मुझसे। अगर की बातें गलत हैं तो ऑफिशियली जो है ना इसको डिनाई कर दीजिए। हम सारा कुछ पार्टी के सामने ये सारा मामला रखेंगे, मगर इस सूरत में भी रखेंगे। ये जो कुछ भी है, ये सारी सूरत याद है, वो इन एनी केस जो सब कुछ रखेंगे। अब से कुछ देर पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे। उनका तो कहना है कि कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर हम बात करें एस्टेब्लिशमेंट से, तो मुल्क में हम जमहूरियत की बहाली के लिए, निज़ाम की बेहतरी के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए हम उनसे बात करेंगे। बाकी तो कह रहे हैं हमने ज़ाती मामला कोई उनके साथ नहीं उठाना। ज़ाती मामला नहीं करना तो ना करें, वो उनका मसला है, मगर हम हमारे साथ वो ये तय कर चुके हैं। वो उसमें वन ऑफ द कंडीशन है, जो रिजर्वेशन जो उनके साथ वो हुई थी, शायद सलमान अकरम राजा साहब को नहीं बताया होगा, मगर ये तय हो चुकी थी और जिसका जवाब भी हमें दे दिया गया था कि आपकी बातें जो है ना वो ठीक हैं। ऑलमोस्ट 7 लफ्ज़ ये कहा गया था। अब वो ऑलमोस्ट में अगर ये इस बात को ख़त्म करना है तो मुझे नहीं पता, मगर वो कम से कम उसका कोई ऑफिशियली रिस्पांस आ जाए, फिर हमारे लिए फैसला करना आसान होगा। हमने आज तक ना उनसे हाँ की है, ना उनसे ना की है, और इसी इजलास की वजह से हमने रखा था। और ये जो नए राब्ते हैं वो भले रखें। इमरान क्या है, कमरान मुर्तज़ा साहब, जाहिर है पार्टी का आपको आइडिया तो है, पार्टी के अंदर सोच क्या पाई जा रही है तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज को लेकर, इस तहरीक को लेकर जो उन्होंने शुरू करनी है, जो तहरीक इंसाफ के अंदर जो कुछ चल रहा है उसको लेकर क्या सोच पाई जा रही है JUI के कैंप के अंदर? नहीं, वो तो या तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर उनके राब्ते हैं तो फिर तो वो भी एहतजाज नहीं करेंगे, फिर तो एहतजाज का मसला नहीं है, फिर तो अपोजिशन जो है ना वो तो फिर सिर्फ हम ही अपोजिशन रह जाएंगे।
बाकी तो वो पहले एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, अगर कोई और भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ चला गया तो वो फिर हम उनको हम करेंगे कि वो भी चले जाएं, जहाँ पे उन्होंने जाना चले जाएं, फिर तो अपोजिशन सिर्फ यही रह जाएगी। तो मसला आपको सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से तहरीक इंसाफ की जो बातचीत की कोशिशें हैं उससे आपको मसला है, या बाकी कुछ मसाइल भी हैं जो तहरीक इंसाफ है हफ्ते के आपके अंदर जो पिछले हफ्ते से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं उस पर भी आपकी तरफ से एक बयान आया था, तो उस पर भी आप ओके हैं या मसला है JUI के लिए ये बड़ा? देखिए, हम नहीं चाहेंगे कि हमारी किसी इत्तेहादी जमात में इस तरह से वो आपस में दस्तो गिरेबान हो। अगर हमने मिल के चलना है, किसी तहरीक का हिस्सा बनना है, किसी नज़म का हिस्सा बनना है, और उस नज़म का एक हिस्सा जो है, एक विंग जो है, वो हर रोज़ आपस में लड़ाई करता रहे और उसकी लड़ाई में जो है ना वो कहीं जो है ना हमारी भी जो है ना वो इज़्ज़त सादात चली जाए, तो हमको भी जो है वो इज़्ज़त सादात इस तरह से आसान नहीं है हमारी कि वो हम कहें कि जी जो हम पे भी जो है ना जो मर्जी जो इसका चाहे जो करे, वो अपना भी घर ठीक करे, इन ऑर्डर होना चाहिए। और दूसरा ऑफिशियली हमें बताएं इस बात का, मैं मुसलसल तवत्तर के साथ ये कह रहा हूँ, कई दिनों से कह रहा हूँ कि ऑफिशियली जो है ना इस बात का हमको जवाब चाहिए कि आपके एस्टेब्लिशमेंट के साथ ये राब्ते हैं नहीं है। खान साहब ने इनको कहा है, सवाती साहब को, जो कुरान उठा उठा के सूरह बकरा पढ़ पढ़ के जो है ना वो ये फरमा रहे हैं। तो वो मुझे किसी ने कहा प्रोग्राम में कि मैं सुन रहा था उनका प्रोग्राम, तो उन्होंने कहा कि जी अगर आप इसके बावजूद यकीन नहीं करते तो आप गुनाहगार हैं। तो पता नहीं अब मैं गुनाहगार हूँ या नहीं हूँ, ये तो कोई मुफ्ती साहब इसका फतवा देंगे कि मैंने यकीन किया है या नहीं किया, मगर कम से कम ऑफिशियली बता दे। मैं लीगल आदमी हूँ, इतना मुझे गुनाह और सवाब के बारे में इतना ज्यादा इल्म नहीं है, तो ये मुझे बता देंगे, मसला हल हो जाएगा। मुर्तज़ा साहब ये बताएं कि ये जो 20 तारीख को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में जलसा करने का ऐलान कर रखा है, फैसला किया है, JUI भी इसका हिस्सा बनेगी या अभी आपने इसका हिस्सा नहीं बनना, आपने शरीक नहीं होना इसमें? नहीं है, देखिए अभी तक हम इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है, और इत्तेहाद का हिस्सा वो तो अदारे ने फैसला करना ही करना। उससे पहले एक वजाहत भी हमने मांगी है, वो हमारा हक है, क्योंकि हम उनके साथ एक राब्ते में थे, एक रिलेशंस में थे। उस रिलेशन में जो है ना, जैसे मुझसे जो है ना मेरे एक स्टेटमेंट के हवाले से डॉक्टर हमारी मोहम्मद ने उन्होंने वजाहत मांगी, मैंने दे दी। मैंने कहा, मैंने ये कहा है, इस कॉन्टेक्स्ट में कहा है। उन्होंने कहा बिल्कुल आपकी बात ठीक है। तो मैं अगर या मेरी पार्टी अगर कोई वजाहत तलब करती है तो वो यकीनन उनको दे देनी चाहिए और ऑफिशियली देनी चाहिए, ताकि पब्लिक में भी वो बात आ जाए, पब्लिक को भी बताओ। मौलाना फजलुर रहमान साहब की राय क्या है अब तहरीक इंसाफ के इस इत्तेहाद को लेकर, आगे चलने के फैसले को लेकर? चूँकि जो बयानात वहाँ से आए तहरीक इंसाफ के कैंप से मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में, जो आपने खुद बात की इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की वजह से हवाले से जो तहरीक इंसाफ की कोशिशें हैं उसको लेकर आप बड़े अनकंफर्टेबल हैं, और बाकी भी जो तरीके साफ के अपने कैंप के अंदर जो कुछ चल रहा है, मौलाना फजलुर रहमान की राय क्या है इस सारी सूरत हाल के ऊपर? चलिए फैसला तो आपने बाद में करना है। गो कि मेरी रात को भी मौलाना साहब से बात हुई है टेलीफोनिकली, मगर आमने सामने जो ना ईद से पहले से जब हम अलग हुए हैं, जुदा जुदा हुए हैं, अपने अपने घरों को गए हैं, अपने अपने इलाकों को ईद करने गए हैं, तो उसके बाद हम अभी तक आमना सामना नहीं हो पाया। तो वो DI खान चले गए, मैं कोयटा चला गया, फिर वापस आया, तो मैं आया तो वो नहीं थे, DI खान में थे, फिर वो कराची चले गए। मैं आज कोयटा से पहुंचा तो कल मौलाना साहब आ जाएंगे, तशरीफ लाएंगे, तो फिर ये सारी बातें खुल के आपस में भी हम जो है ना डिबेट करेंगे, उनसे इंस्ट्रक्शंस भी लूंगा कि क्या करना है, क्या कहना है। अभी तक तो ये राब्तों के हवाले से जो वजाहत है, ये तो मैं क्योंकि उस कमेटी को जो है वो जो रिप्रेजेंट करती है JUI, उस कमेटी का हिस्सा हूं, तो इसलिए मैं उनसे मांग रहा हूं कि वजाहत दे दें मुझे, पार्टी को, अपनी पार्टी को जवाब देना है। सर, बीइंग एन अपोजिशन पार्टी, आपको लग रहा है कि कोई ऐसी तहरीक चल सकती है या ऐसी तहरीक का चलने का इम्कान मौजूद है? हमने अपने तौर पे शुरू कर दिया है मामला मैदान गर्म करना। आपने देखा कि मौलाना ने जलसा किया है, तौंसे में जलसा किया है और एक बड़ा जलसा किया है। अब आज कराची में है और कराची भी इंशाल्लाह आप देखेंगे, अल्लाह पाक फजल करेंगे अपना। हमने अपने तौर पे मैदान गर्म करना शुरू कर दिया है। बाकी जिसका जी चाहे वो जाए, एस्टैब्लिशमेंट के साथ जाता है, हुकूमत के साथ जाता है, कहीं और जाता है, वो उसका अपना ऑप्शन है। बहुत शुक्रिया कमरान मुर्तज़ा साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे इस साल 67,000 पाकिस्तानी हज नहीं कर पाएंगे। जो कोटा बनता था पाकिस्तान का तकरीबन 1,80,000 का, उसमें से 77,000 का पहले मसला था, तो उसमें से 10,000 को सऊदी वज़ारत हज ने एंटरटेन कर लिया, लेकिन
67,000 महरूम रह जाएंगे। इस कोताही का जिम्मेदार कौन है? वजारत मजहबी अमूर या निजी हज ऑपरेटर्स? बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे एक इंतहाई अहम मसले की। इस साल तकरीबन 67,000 पाकिस्तानी हज की सादत से महरूम रह जाएंगे। पाकिस्तान का इस साल का कोटा था 1,80,000 का, जिसमें से 90,000 का कोटा सरकारी है और 90,000 ही निजी हज ऑपरेटर्स के पास था। इन 90,000 में से 13,000 ने तो एडवांस पैसे जमा करवा दिए थे सऊदी वजारत हज की पॉलिसी के ऐन मुताबिक, लेकिन तकरीबन 77,000 ने पैसे जमा नहीं करवाए थे एडवांस, जिसकी वजह से पाकिस्तान का ये कोटा जो है वो मुअत्तल कर दिया गया था। और पाकिस्तान की जानिब से, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुतअद्दिद कोशिशों के बावजूद भी सऊदी वजारत हज ने सिर्फ 10,000 मजीद पाकिस्तानियों को एंटरटेन करने का फैसला किया है, जबकि मजीद जो 67,000 पाकिस्तानी हैं वो इस साल शायद हज की सादत हासिल ना कर पाएँ। ये कोटा क्यों लैप्स हुआ? कोताही का जिम्मेदार कौन है? पिछले हफ्ते हमारे प्रोग्राम में जो साबिक वजीर मजहबी अमूर थे चौधरी सारिक हुसैन, उन्होंने ये सारी जिम्मेदारी डाली थी निजी हज ऑपरेटर्स पर। निजी हज ऑपरेटर्स जो हैं वो सेक्रेटरी मजहबी अमूर जो थे, वजारत मजहबी अमूर के साबिक सेक्रेटरी, उन पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। अब सूरत हाल क्या है? कितना इम्कान है कि मजीद पाकिस्तानी जो है उनका कोटा लैप्स ना हो? बात करेंगे हमारे साथ मौजूद प्रोग्राम में वफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ साहब। बहुत शुक्रिया सरदार यूसुफ साहब, अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर ये बताइएगा कि कहाँ पहुंचा मामला हुजाज कराम का? प्राइवेट जो पर्टिकुलरली जो निजी हज ऑपरेटर्स का मसला था कि कुछ 77,000 के करीब पाकिस्तानी हुजाज के वीज़े जो है यानी उनका जो है कोटा जो है वो लैप्स करने का इम्कान था, वो जो सऊदी अरब ने कैंसिल कर दिया। तो अब सर ये मामला कहाँ पहुंचा? कुछ 10,000 को तो शायद वो दे रहे मजीद, तो क्या ये बाकी हमारे कैंसिल हो जाएंगे? जी जी, असल में जिस तरह के पहले तकरीबन 90,000 था, उसमें इन्होंने 13,000 के जो पैसे जमा किए थे वो तो क्लियर हुए। उसके बाद मेरी मुलाकात हुई सऊदी वजीर हज से। हमने वहाँ पर भी उनसे कहा कि हमें ये मजीद कोई टाइम दिया जाए, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी इनके साथ जो वायदा किया था, जिसमें होप की तरफ से भी दस्तखत थे कि 14 फरवरी तक इसको सारे जो क्लियर कर देंगे, लेकिन नहीं हो सका काम। उसके बाद हाँ, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के नोटिस में भी लाया और इसके साथ ही वजीर खारजा साहब ने भी किया। और अभी हमें मजीद 10,000 जो मिला है उस पर लिस्टें वगैरह बनाई हैं, उनसे मंगाई भी थी और वो उनको भेजी आगे। और इस तरह इस वक्त की सूरत हाल तो यही है। तो कोशिश तो हम कर रहे थे, बड़ी कोशिश की है, लेकिन चूंकि इनकी नेग्लिजेंस की वजह से बर वक्त इन्होंने सारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की, जिसकी वजह से यानी ये हमारे हाजी मुतासर हुए हैं। सरकारी हज स्कीम के तहत जो 90,000 था वो अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लियर है और बर वक्त उनकी पेमेंट भी हुई, उनकी बुकिंग भी हुई और उसके साथ किदाना में और तवाफा में सारा क्लियर है। वो सारे मैं जाकर इंतजामात भी देख कर आया। तो इनका मामला जो था, चूंकि इनकी छोटी छोटी कंपनियां थी और सऊदी तालीमात के मुताबिक उन्होंने कहा कि आप ये जो है क्लस्टर बनाए, और क्लस्टर पिछले साल भी थे जो इनके तकरीबन 163 क्लस्टर थे। इस साल उन्होंने कहा हर एक कम अज कम 2,000 का एक होगा कंपनी। तो 2,000 के हवाले से कुछ 41 क्लस्टर थी इनके। तो उस सिलसिले में यानी इनकी जो अपनी जो आपस में जिस तरह की जिम्मेदारी थी वो इन्होंने पूरी नहीं कर सके थे, जिसकी वजह से जज तो मुतासर हुए आदमी। तो सरदार साहब ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि 10,000 की इजाजत उन्होंने दी है 77,000 में से, तो बाकी जो 67,000 बनते हैं उनका फिर क्या होगा? वो फिर अब उसका इम्कान तो बड़ा कम ही नजर आ रहा है बज़ाहिर। जी हाँ, इस वक्त तो यही सूरत हाल है ना। सऊदी हुकूमत ने जो पॉलिसी बनाई है तो वो तो सारे तो ममालिक के लिए है, और इस हवाले से उन्होंने पहले भी हिदायत दी थी और इस हवाले से हमारी मिनिस्ट्री ने इनको बहरहाल लेटर लिखे, कई दफा इनको कहा भी, राब्ते भी हुए कि ये टाइम लाइन है, इसके मुताबिक आप पेमेंट भी करें और ये क्लियर करें। क्योंकि इनकी लेतो लाल की वजह से ये चीज हुई है और इसमें बहुत सारे और ममालिक शामिल है, जिस तरह इंडिया के तकरीबन 52,000 हैं और इसी तरीके से कुछ बांग्लादेश के भी हैं, नाइजीरिया के हैं, इजिप्ट के हैं। तो ये मुख्तलिफ ममालिक के हैं जो लोग रह गए, क्योंकि सऊदी हुकूमत ने जो निज़ाम है उसको जो निज़ाम इंट्रोड्यूस किया है
शायद ये लोग उसको फॉलो भी नहीं कर सके, समझ भी नहीं सके। लेकिन ज़रा सरदार साहब, ये तो बड़ी ही तशवीशनाक बात है कि 67,000 पाकिस्तानी इस साल हज से महरूम रह जाएंगे, इस साल हज से महरूम रह जाएंगे। तो इसके लिए फिर क्या हिकमत अमली है फिर आइंदा के लिए, फिर क्या होगा इस पर? एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमेटी भी बनाई थी 3 रुकनी, तो कमेटी की रिपोर्ट आई है क्या? प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 कमेटियां बनाई है। एक तो ये जो सूरत हाल अभी तक हुई थी उसके हवाले से कि इंक्वायरी की जाए, उसकी फौरी रिपोर्ट दी जाए। दूसरी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कमेटी बनाई है, मुसद्दक मलिक साहब है, मैं खुद हूँ, और इसी तरीके से बाकी जो लोग एक्सपर्ट है, सेक्रेटरी रिटायर है, तो ऐसा के लिए हम ये मीटिंग वगैरह करते हैं। ये इंशाल्लाह के लिए बनाएंगे जो पॉलिसी, वो उसकी कैबिनेट से अप्रूवल देंगे। उस सिलसिले इंशाल्लाह आइंदा तो अल्लाह के फजल करम से मुझे उम्मीद है कि ठीक भी होगा। लेकिन इस वक्त चूंकि मुझसे पहले ये सारी जो अप्रूवल हुई थी और उस पर यानी आखिर में मुझे ये सारी मालूमात हुई, अगर वक्त होता तो हम पहले से भी कोशिश करते, लेकिन ये चीजें अभी मेरे नोटिस में भी आई। जो मुझे पता चला, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की इजाजत से बजाते खुद गया सऊदी अरब और वहाँ के वजीर साहब से मुलाकात भी की और सारी चीजों के लिए कोशिश की है, और जिसके नतीजे में मजीद तो ये सरदार साहब अब ये फाइनल हो चुका है, तकरीबन ये फाइनल हो चुका है कि इस साल कोटे से 67,000 पाकिस्तानी जो है वो कम हज करेंगे। फाइनल तो अभी तो नहीं, देखो उम्मीद कोशिश तो कर रहे हैं हम। इम्कान इसका कितना है? इम्कान कितना है इसका? बस इम्कान तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उनकी तो जो है वो तो एक वाज़े हदायत पर अगर कोई अमल नहीं करता तो फिर तो वो पॉलिसी अगर करेंगे तो पूरी दुनिया के लिए करेंगे। ऐसा ही है। तो सरदार साहब, ये पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, उससे पिछले साल भी ऐसा ही क्या पाकिस्तानी जो ऑपरेटर्स हैं यहाँ से पैसे जो हैं वो लेट जमा करवाए जाते हैं, फिर हम यहाँ से कोई जोर ज़बरदस्ती या यहाँ से मिन्नत समाजत करके हम जो है वो करवा ही लेते हैं। लेकिन इस साल सऊदी जो है वो बिल्कुल भी रिलैक्स करने के लिए तैयार नहीं है, इस पर रिलैक्सेशन देने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर आइंदा के लिए फिर क्या होगा? कैसे जो है इस सूरत हाल से निकलने के लिए क्या करेंगे? पॉलिसी क्या होगी? कोई एक ही इसको सरकारी कर देंगे सारे हज को, या क्या होगा? इस पर गौर हो रहा है, मुख्तलिफ इसकी सब जो प्रपोजल आ रही हैं, और उसके लिए आइंदा के लिए तो इंशाल्लाह चूंकि हुकूमत ने जो इनको पहले जो जिम्मेदारी दी थी इन्होंने अमल नहीं किया, तो उसको भी मद्देनजर रखा जाएगा। और आइंदा के लिए एक ऐसा इंशाल्लाह लाए अमल होगा कि जो भी है सऊदी तालीमात के मुताबिक और हमारी पॉलिसी के मुताबिक अमल करेगा तो वही आगे मतलब उसमें शामिल हो सकेगा, इसके बगैर किसी को इजाजत भी नहीं होगी। लेकिन सर जो निजी जो हज ऑपरेटर्स हैं वो तो वजारत मज़हब अमूर के अंदर भी कुछ लोगों को जो है वो मरूद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि वो कह रहे हैं मज़हब अमूर की वजारत के अंदर कुछ लोग जिम्मेदार हैं। वो जो साबिक सेक्रेटरी थे उनकी तरफ भी वो इशारा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मज़हब अमूर की वजारत के अंदर से भी लोग जिम्मेदार थे जिसकी वजह से ये सारा नुकसान हुआ। नहीं, कोई उसके लिए तो प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा कमेटी ऑलरेडी बना दी है और उन्होंने उससे रिपोर्ट भी मंगाई है। कोई भी जिम्मेदार हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फेस की जाएगी, कोई भी क्रॉस दी बोर्ड। सर, उन्होंने सेक्रेटरी वजारत मज़हब अमूर पे इल्जाम लगाया कि वो जिम्मेदार है सारी वजह के, इस सारे नुकसान के। सेक्रेटरी तो उस वक्त रिटायर हो गए। जी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। दूसरे सेक्रेटरी अभी आए, मैं रिटायर्ड जो हो गए उनकी बात कर रहा हूँ। जी, तो अब जो भी जिम्मेदार है व्हाटएवर हुई, लेकिन उस सब के यानी जो रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक अमल भी होगा, एक्शन लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया सरदार यूसुफ साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की वफाकी वज़ीर मज़हब अमूर सरदार यूसुफ की, जो तकरीबन मान रहे हैं कि अब 67,000 पाकिस्तानियों का जो कोटा था वो दोबारा से मिलने का इम्कान जो है बहुत ही कम है। 10,000 मज़ीद जो है वो सऊदी हुकाम ने दिए हैं पाकिस्तान को हुज्जाज कराम के लिए प्राइवेट कोटे के तहत, लेकिन मज़ीद जो पाकिस्तान का कोटा बनता था 67,000 का वो अब शायद ना मिल पाए। और अब बात मुल्क को दरपेश उस चैलेंज की जो पहले ही पाकिस्तान में मौजूद शहरियों के लिए ख़तरा बना हुआ था, लेकिन अब बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को भी उसका सामना करना पड़ रहा है। माज़ी करीब में पाकिस्तान ने दहशतगर्दी पर बखूबी काबू पा लिया था, ताहम हालिया कुछ अरसे में मुल्क दुश्मनों ने एक बार फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा देना शुरू कर दी है। इस मुतालिक गुज़िश्ता रोज़ भी एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रुनुमा हुआ जब ईरान में पाकिस्तानी शहरियों को दहशतगर्दी की भेंट चढ़ाया गया। तफसीलात के मुताबिक ईरान के सरहदी सूबे सिस्तान के ज़िला महरस्तान में 8 पाकिस्तानी शहरियों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ये शहरी
ईरान में रोजगार के सिलसिले में मुकीम थे और मैकेनिक के तौर पर काम कर रहे थे। इत्तलात के मुताबिक हमला आवर रात के वक्त दुकान में दाखिल हुए, मकतूलेन के हाथ पांव बांधे और उन्हें बेदर्दी से गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। इससे कबल गुज़िश्ता साल जनवरी में भी सूबा सिस्तान में दहशतगर्दों ने हमला करके मुतअद्दिद पाकिस्तानी मजदूरों को जाँ बहक कर दिया था। इस वाक़े के बाद पाकिस्तान ने भी अपने रद्द अमल में ईरान से मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 8 पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल की मज़म्मत करते हुए हुकूमत ईरान से मुल्ज़िमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके करार वाकई सजा देने का मुतालबा किया है। वज़ीर आज़म हाउस से जारी बयान के मुताबिक दहशतगर्दी का नासूर खित्ते में मौजूद तमाम ममालिक के लिए तबाहकुन है। तमाम ममालिक को मिलकर इसके खिलाफ मरबूत हिकमत अमली पर अमल दरामद करना होगा। इस मुतालिक ईरानी सफारत खाने की जानिब से 8 पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ गैर इंसानी और बुज़दिलाना मुसल्लह वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा गया है कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की तमाम शक्लों के खात्मे के लिए तमाम ममालिक की तरफ से इज्तिमाई और मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। ईरान में होने वाली ये दहशतगर्दी न सिर्फ ईरान और पाकिस्तान के लिए लम्हा फ़िक्रिया है, बल्कि इससे पूरे खित्ते को संगीन सिक्योरिटी खतरात लाहक हो गए हैं। इससे कबल भी पाकिस्तान ईरान में दहशतगर्द अनासर की बेकनी के लिए न सिर्फ ईरान पर जोर देता रहा है, बल्कि अपने तय भी मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करता आया है। माजी में पाकिस्तान ने ऑपरेशन मरकबर सरम 4 में ईरान में मौजूद दहशतगर्दों को निशाना बनाया था और अब ये दर्दनाक वाक़या साबित कर रहा है कि ईरान दहशतगर्दों को कंट्रोल करने में नाकाम रहा है। ईरान के अलावा पाकिस्तान के दीगर पड़ोसी भी पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली दहशतगर्दाना सरगर्मियों को रोकने में नाकाम तो है ही, बल्कि इस तरह की दहशतगर्दी की रियासती सतह पर बज़ाहिर पुष्टपनाही भी कर रहे हैं। भारत की पाकिस्तान दुश्मनी तो रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है ही, वहाँ अब भारत की माह पर अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात में अपना बराबर का हिस्सा डाल रहा है। हालिया दिनों पाकिस्तान में होने वाली मुतअद्दिद दहशतगर्दी की वारदातों में अफगानिस्तान में मौजूद कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का किरदार रहा है और पाकिस्तान की जानिब से बारहा मुतालबों के बावजूद अफगानिस्तान कलअदम TTP को नकेल डालने में नाकाम रहा है। इस हवाले से आज फिर हुकूमत पाकिस्तान ने आला सतह पर अफगानिस्तान को खबरदार किया है कि वो दहशतगर्द तंजीमों को फिल फौर लगाम डालें और अपनी सरजमीन उनके हाथों इस्तेमाल होने की कतई इजाज़त ना दें। एक तरफ दहशतगर्द अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ईरान की सरजमीन भी दहशतगर्दों की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। ऐसे में पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या है, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, कैसे सूरत हाल से पाकिस्तान निकल सकता है, बात करेंगे सिक्योरिटी उमूर के माहिर ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज से। बहुत शुक्रिया हारिस नवाज साहब, अपने प्रोग्राम में ज्वाइन के साथ बताएगा कि दहशतगर्दी के मसले को लेकर पाकिस्तान के अंदर तो जाहिर है दहशतगर्दों की कार्रवाइयों की कोशिशें जारी हैं, जिसके खिलाफ ऑपरेशन भी मुख्तलिफ हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान से बाहर भी जो है पाकिस्तानी महफूज नहीं है। जो ईरान के अंदर वाक़या हुआ, 8 पाकिस्तानी जो मैकेनिक्स थे उन्हें कत्ल किया गया, वहाँ पे पाकिस्तानी शहरियों को क्या समझते हैं सर? जो पहले भी हमने वहाँ पे एक ऑपरेशन पाकिस्तान ने किया था मरकबर सरम 4 के नाम से, तो अब सूरत हाल मजीद कशीदा होती जा रही है, तो क्या होना चाहिए इस पर सर? देखिए, एक तो ये है कि समझ ये बहुत अफसोसनाक बात है कि मासूम पाकिस्तानी 8 जो रोजगार के लिए गए हुए थे वहाँ पर, एंड दे हैड नो एनी पॉलिटिकल एजेंडा, और आई एम श्योर कि ये ब्लोच नेशनलिस्ट पार्टी जो है, ये BLA BLF इन्हीं लोगों ने उनको मारा भी है, शहीद भी किया है। और उसके बाद आपके सामने अफसोस की बात यह है कि क्या किसी बलोच लीडर ने या बलोच तंजीम ने या मारंग लांगों ने या कौमी बलोच यकजहती कमेटी ने कोई इसके ऊपर इज़हार तशवीश किया है, हमदर्दी का इज़हार किया है, अफसोस का इज़हार किया है? इससे पता चलता है कि तमाम ये सब के सब मिले हुए, इसमें ज़ाहिर कि इंडियन रॉ इन्वॉल्व है। और आई थिंक हुकूमत पाकिस्तान को ईरान से ज़रूर बात करनी चाहिए कि ये उनके एरिए में हुआ है, उनकी मॉरल और उसके बाद गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको की तह तक जाएं, देखेंगे इसमें BLA इन्वॉल्व है या बलोची कौन सी पार्टी इन्वॉल्व है, इंडियन रॉ कैसे इन्वॉल्व है। इनको कराने का मकसद सिर्फ ये है कि ईरान पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब किए जाएं, पाकिस्तान प्रीमेच्योरली को ऐसे बिहेव करे या ऐसे एक्शन ले जो कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को ख़राब करे। सर, जो पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ रहा है ईरान के सामने कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, जो कदम BLA की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और दीगर जो दहशतगर्द तंजीमें उनकी तरफ से, तो वो भी साबित हो गया है, पाकिस्तान का दावा फिर दुरुस्त साबित हुआ है कि ये लोग वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। इस पर तो कोई शक नहीं है ना, पहले आपके सामने पहले भी हो रही थी, अब भी हो रही है। तो आई थिंक पाकिस्तान को हुकूमत ईरान से बात करने की ज़रूरत है कि वी एज ए ब्रदरली कंट्री, नेबर कंट्री, वी एक्सपेक्ट कि अगर हमारी साइड पर आपके ख़िलाफ़ कोई एक्शन होता है उसके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करेंगे। अगर BLA ने वहाँ पर आपके एरिया में जाके पाकिस्तान के खिलाफ या हमारे लोगों को मुशाहिद किया है,
तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इसके खिलाफ ऑपरेशन करें, ऑपरेशन होता हुआ नजर आना चाहिए और पाकिस्तान से कोऑर्डिनेट करें ताकि दोनों तरफ ऑपरेशन हो। अगर उधर से निकल के पाकिस्तान की तरफ आए तो हम इनको सैंडविच बनाएं, दोनों फोर्सेस के दरमियान में इनको मारा जाए ताकि इनको पता चले कि आइंदा ऐसी बात नहीं करनी है। और साथ ही साथ मुझे अफसोस इस बात का बार बार यही होता है कि आप ये देखें कि ये जो बलूचिस्तान की तंजीमें हैं, बलूचिस्तान ये जो बलोच कौमी यकजहती कमेटी है, आप मुझे ये बताइए ये कहाँ पर है? हमारे वहाँ पर नुकसान हो रहा है, क्या इनमें से एक सबको सांप सूंघ जाता है? क्या इनकी कोई जिम्मेदारी होती है? या आपने पाकिस्तान की हमायत में, अपने पाकिस्तानी की हमायत में, या बलोचियों के हमायत में आपको कोई बात करने की ज़रूरत होती है कि नहीं होती है? ये बहुत सीरियस बात है। तो इसके ऊपर सर जो एक बड़ा इशू है इस वक्त पाकिस्तान को जिसका सामना है दहशतगर्दी का, ज़ाहिर है एक तरफ इंडिया है जो कि हमारा असली दुश्मन है, साथ ही ईरान के अंदर भी ये लोग वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं सिस्तान प्रोविंस के अंदर से पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और अफ़गानिस्तान के अंदर भी करदम टीटीपी वहाँ से ऑपरेट कर रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो इसका सर क्या हल है हमारे पास इसका? चूँकि हम तो सिफारती सतह पर भी ये मौक़िफ़ अपना रख चुके हैं, इन ममालिक के सामने अपना एतराज़ उठा चुके हैं, आलमी सतह पर भी हम उठा चुके हैं, और हमने अफ़गानिस्तान के अंदर तो कुछ कंट्रोल कार्रवाइयाँ भी की थी वहाँ पर दहशतगर्दों के ठिकानों पर। तो अब हल क्या पाकिस्तान के पास ऐसी सूरत हाल में कि ये लोग वहाँ से आके पाकिस्तान के अंदर भी कार्रवाइयाँ करने की कोशिश करते हैं, यहाँ आके करते दहशतगर्दी, और जो पाकिस्तानी वहाँ पर है, जिस तरह ईरान के अंदर हुआ वाक़या, वहाँ भी उन्हें टारगेट किया जा रहा है। तो हल क्या है पाकिस्तान के पास सर इसका? फिर देखिए, पाकिस्तान के पास नंबर 1 हाल ये है कि पाकिस्तान को सफारती मुआहद पर ईरान के सफ़ीर को बुलाना चाहिए फ़ॉरेन ऑफिस में, अपनी तशवीश का इज़हार करना चाहिए। ये हमारे ब्रदरली कंट्री है, हम उनसे बिल्कुल खुल के बात भी कर सकते हैं, हम उनसे मदद भी ले सकते हैं कि जी आप और हम मिल के दोनों हमने फेंसिंग तो कर ली है, 1100-1200 किलोमीटर की हमारी जो लाइन है वो हमने तकरीबन फेंसिंग कर ली है। हमें चाहिए दोनों कोऑर्डिनेट करके ऑपरेशन करें ताकि दोनों तरफ, इस साइड पे भी जो दहशतगर्द है उनको भी हम मारें, ईरान अपनी साइड पे मारे, ताकि इनके ठिकाने ख़त्म हों। और उनसे बात की कि वी एक्सपेक्ट करते हैं कि ईरानी हमारे भाई हैं, उनसे हमारे बड़े से ताल्लुकात हैं कि वो इनको आइंदा के लिए कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं होगा। साथ ही साथ हमें अफ़गान इंटरिम गवर्नमेंट से, मैं तो अभी भी कहता हूँ कि हमें एक डेलीगेशन भेजना चाहिए, जाके दो टोक अल्फाज में बात करे कि एनफ इज़ एनफ, हमने आपके साथ बहुत कोऑपरेशन की, हमने आपका बहुत ख्याल किया, बट नाउ इज़ टाइम, या आप हमें बता दें कि आपने सरजमीन किसी को इस्तेमाल करने से रोकनी है या नहीं रोकनी है, वरना हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हम सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकते हैं, हम फिर आपके साथ लॉजिस्टिक जो होती है वो भी हम आपको सपोर्ट बंद कर सकते हैं। आपके अफगानी जो नेशनल हैं, फॉरेन नेशनल, उनको भी हम वापस कर रहे हैं, उनको और शिद्दत से भेजेंगे, ताकि फिर कहीं ना कहीं तो हमें एक एंड फुल स्टॉप लगाने की ज़रूरत है। आज भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन में बड़े दो टोक अल्फाज में अफगानिस्तान पर वाज़ेह किया है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए और ये रोकें इसे, बड़ा वाज़ेह पैगाम था आज। लेकिन रोकने के साथ अगर नहीं रोकते देन व्हाट? हमें यहाँ पर देखिए मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी चाहिए। हमें अमेरिका से चाहिए कि इंडिया को नकेल डाले, इंडिया को स्टॉप यूजिंग एज अ प्रॉक्सी अगेंस्ट पाकिस्तान एंड चाइना, और हमें जो ग्लोबल टेररिज्म में इंडिया इज नोन ऑफ, कोई वहाँ आप देख लें, कनाडा देख लें, अमेरिका देख लें, ब्रिटेन देखें, ऑस्ट्रेलिया देखें, हर जगह ग्लोबल टेररिज्म कर रहे हैं। इनको कहा जाए कि इनको मना करें, जो ये काबुल में जाके वहाँ पर ये BLA, BNA, मजीद ब्रिगेड को, फौजियों को और खोरासान ग्रुप को ये पूरा सपोर्ट करें बलूचिस्तान के लिए और KPK के लिए, इसको कंट्रोल करें। प्लस आप ये अपना इन्फ्लुएंस अमेरिका ने इस्तेमाल करें, जो वेपन एमनेस्टी छोड़ते हैं, या तो उनसे वेपन वापस लें या उनकी जो माली इमदाद करें वो बंद करें, कहीं तो रोकें। आप सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान की मुश्किलात खड़ी करके चले गए। देन हुई दिस, हमने $150 बिलियन का लॉस किया, हमने 80,000 के फौजी और सिविलियन शहीद हुए हैं, हम अभी भी दहशतगर्दी की लपेट में आए हुए हैं। एंड जो लेफ्ट वेपन एमुनिशन जो इनके हाथ में लग चुका है, दे हैव टू शो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज यूरोप एंड अमेरिका, और अभी भी उनकी वो माली मदद कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि दे डोंट वांट टू स्टॉप, दे वांट अफगानिस्तान टू रिमेन ट्रबलसम। अफगानिस्तान ट्रबलसम होगा ना, हमारी कनेक्टिविटी होगी सेंट्रल एशिया से बलूचिस्तान के थ्रू गवादर पोर्ट की, ना चाइना से हमारा रास्ता होगा, और हम CPEC मुकम्मल नहीं कर सकेंगे, इकोनॉमिक तरक्की नहीं करेंगे, तो बीइंग ए न्यूक्लियर इस्लामिक कंट्री हम अपने फैसले अपनी मुल्की मफादात में नहीं करेंगे। दिस इज़ अ प्रॉब्लम। सही है। और सर पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए एक यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर भी जो है एतमाद में लिया गया था, पार्लियामेंट को भी, और इसके अलावा भी जो है कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जो यहाँ पे ब्रीफिंग हुई थी, और आगे था कि इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। तो क्या समझते हैं, ये मामला रुक गया है या इसमें अभी जो फैसले होने थे वो फैसले हो चुके हैं और कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं? मेरे ख्याल में इस्लामिक ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है, बट इसको आपको पूरे
फुल हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इसको डिबेट करें, इसको नेशनल कंसेंसस करें, पॉलिटिकल कंसेंसस करें, यक ज़बान करारदाद पेश करें सेनेट और नेशनल असम्बली की कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। हुकूमत पाकिस्तान के तमाम एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर इसको सपोर्ट करेंगे, इलीगल स्पेक्ट्रम को ख़त्म करेंगे और इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए हम इस पर हर किस्म की फौज को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। दैट ये अज़्म इस्तेकाम यही है कि इसकी कैपेसिटी बढ़ानी है, हमने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ही होंगे। वो जो हार्ड स्टेट का कॉन्सेप्ट भी दिया गया है उसके अंदर भी जाहिर है अब पाकिस्तान ने हार्ड स्टेट के तौर पे जब ऑपरेट करना है तो फिर तो बड़े सख्त उसमें एक्शंस हैं। हार्ड स्टेट के तौर पे हमें जो इंटरनल दुश्मन है, एक्सटर्नल दुश्मन है, इवन सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है, इलीगल स्पेक्ट्रम जो है उसके लिए क्या करना है, स्मगलिंग कैसे रोकनी है, हुंडी का पैसा कैसे रोकना है, नारकोटिक्स का पैसा कैसे रोकना है, इलीगल जितनी चीज़ों को रोक के इनको जड़ से ख़त्म करें फाइनेंशियल टेररिज्म को। इट हैज़ टू बी साइमल्टेनियसली मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी को करेंगे तो फिर हम कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आज के शो में इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।